हेलो दोस्तों। मेरी शादी की पहली रात को मेरे पति ने मुझसे पूछा, मुझसे प्यार करती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरे प्यार को सह पाओगी? मैंने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके प्यार का मतलब क्या होगा। उसने मेरे शरीर के हर हिस्से पर अपने दांतों के गहरे निशान छोड़ दिए। मैं दर्द से तड़प उठी, चीखना चाहा, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा, आवाज मत करो, लोग समझेंगे कि हम प्यार कर रहे हैं। मैं सिर झुकाए रसोई में खड़ी थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि बस मैं और मेरा भगवान ही जानता था। कल रात जो तकलीफ मैंने सही थी, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से मैं उसकी बाहों से निकलकर रसोई में आई थी। मेरा हाल बहुत बुरा था। मेरे पूरे शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे। कल रात जब वो मेरे पास आया तो उसने अचानक मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने चेहरे के करीब लाते हुए बोला, मुझसे प्यार करती हो? मेरे प्यार की सख्ती को सह सकोगी? मैंने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया था। मैं एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी और अपना किरदार निभाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह अच्छी पत्नी वाला किरदार मेरे लिए कितना भारी पड़ जाएगा। मेरा सिर्फ हाँ कहना था और वो मुझ पर टूट पड़ा। जानवरों की तरह उसने मेरे शरीर के हर हिस्से को दांतों से काटा। मैं चिल्लाने लगी तो वो मेरे कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, आवाज मत करो, लोग समझेंगे कि हम प्यार कर रहे हैं। उसकी यह बात मेरी समझ से बाहर थी। कुछ जगहों से तो मेरा खून भी निकल आया था, और उस खून को उसने इतने आराम से चाटकर साफ किया कि मैं हैरान रह गई कि यह क्या गंदी हरकत कर रहा है। लेकिन वो मेरा पति था, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। अभी भी वो मुझे अपनी बाहों में जकड़कर लेटा हुआ था, लेकिन मैं अब थक चुकी थी। पहले मैंने बाथरूम में छिपने का सोचा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर यह आदमी वहां भी पहुंच गया तो मेरी जिंदगी वहां खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं फौरन रसोई में आकर खड़ी हो गई थी। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी, लेकिन चूल्हा नए तरीके का था। ये घर नहीं, बल्कि एक शानदार महल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा को इतना अच्छा और अमीर घर का रिश्ता कैसे मिल गया। मैंने चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ। मेरे हाथ बार बार गलत जगह जा रहे थे। आखिर में मैंने चूल्हा एक तरफ छोड़ दिया और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि कोई नौकर ही जाग जाए। इतना बड़ा घर था, मैं इतना तो समझ गई थी कि यहाँ ढेर सारे नौकर होंगे। मैं अभी डाइनिंग टेबल पर सिर रखे बैठी थी, तभी अचानक रसोई के दरवाजे पर आवाज हुई। मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरे पति शर्टलेस खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी और हाथ सीने पर बंधे थे। उनकी मुस्कान देखकर मैं डर से कांप उठी और अपनी जगह से घबराकर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर डर छा गया था। वो मुझे देखते हुए अचानक प्यार भरे लहजे में बोले, मेरी जान, तुमने कमरे से बाहर आने की कोशिश ही क्यों की? जब तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ का कुछ नहीं पता, तो मुझे पता है कि तुम्हारी यह हरकत मुझे कितनी बुरी लगी है। ये कहते कहते वो मेरे बिल्कुल पास आ गए। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी इस घर से भाग जाऊं, क्योंकि रात की उसकी सख्ती मैं नहीं भूली थी। उसने मेरी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे अपने करीब करते हुए बोला, मैं क्या पूछ रहा हूं, जवाब दो। अब उसका चेहरा सख्त हो रहा था और आंखों में गुस्सा दिखने लगा था। मैं बहुत डर गई थी और हकलाते हुए बोली, मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गई, लेकिन मुझसे यह चूल्हा नहीं जल रहा। मैंने ये शब्द बहुत मुश्किल से बोले थे। मेरी बात सुनकर उसने गहरी नज़र मेरे शरीर पर डाली और फिर चूल्हे की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी प्यारी पत्नी झूठ बोल रही है? मैं उसकी पीठ को बेबस नज़रों से देख रही थी। मैं कहाँ फंस गई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगभग शादी से एक हफ्ता पहले मम्मी और पापा बहुत खुश होकर घर आए थे। मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी। अचानक मम्मी ने मेरा माथा चूमा और मुझे देखते हुए बोली, मेरी बेटी ने बहुत अच्छे नसीब पाए हैं। देखो, कितना अच्छा रिश्ता बैठे बिठाए मिल गया। हाँ, उन्हें शादी की थोड़ी जल्दी है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा दामाद लाखों में एक है। मैं उन्हें पूरी तरह बताऊंगी। हम बहुत गरीब परिवार से थे। पापा रेलवे स्टेशन पर काम करते थे और मम्मी लोगों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थीं।
जब अचानक इतने बड़े घर का रिश्ता मिला तो वो खुशी से फूले नहीं समाये और फौरन हाँ कर दी। सिर्फ 1 हफ्ते में शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गईं और मैं इस घर में आ गई। लेकिन अब न जाने क्यों मुझे यहाँ आकर अपने पति से बहुत डर लग रहा था। जब मैंने उसे दूल्हा बनते देखा था तो मैं अपना दिल हार बैठी थी। लेकिन कल रात जो उसके साथ गुजरी उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने चूल्हा जला दिया और अब उस पर चाय बनाने के लिए पानी रख रहा था। मैं घबराकर बोली, आप ना करें, मैं बना लूंगी। मैं अचानक डर गई थी कि कहीं यह आदमी मुझे इस बात की सज़ा न दे दे। मेरी बात सुनकर वो गहरे से मुस्कुराया और सिर नामे हिलाते हुए बोला, हाँ, बहुत जल्द अपनी पत्नी के हाथ का नाश्ता भी खाऊंगा। लेकिन आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। रात भर मेरे प्यार की सख्ती को सहा है, कुछ इनाम तो बनता है। मैंने सिर झुका लिया। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। एक बात थी, भले ही मैं गरीब घर से थी, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था। मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, हाँ, लेकिन इतने अमीर घर से कभी नहीं आया था। यही वजह थी कि मम्मी पापा ने ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं लिया और 1 हफ्ते में ही मुझे विदा कर दिया। कुछ ही देर में उसने बहुत अच्छा पराठा और चाय बना ली। मेरा इरादा आमलेट खाने का भी था, लेकिन मैंने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा। पराठा और चाय मेरे सामने रखते हुए वो बोला, अब बताओ, सालन से पराठा लोगी या तुम्हारे लिए आमलेट बना दूं? मेरी जबान उसके होंठों पर आ गई थी। एक पल के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं मुंह खोलकर बोल दूं, लेकिन फिर मैं झिझक गई और सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाय से ही पराठा खा लूंगी। वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं जाने मन, बोलो क्या चाहिए। अब मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपनी ज़बान से कहा, मुझे आमलेट चाहिए। मेरे कहने की देर थी कि उसने फ़ौरन मेरे लिए आमलेट भी तैयार कर दिया। मैं अब उसे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसने अपने लिए तो नाश्ता बनाया ही नहीं। मैं फ़ौरन बोली, आपने अपने लिए तो कुछ बनाया ही नहीं, आप इससे खा लें। लेकिन वो सिर न में हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम खाओ, मैं अभी कपड़े बदलूंगा और फिर ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस तुम्हारे पास बैठना चाहता था। और एक बात, कमरे से बाहर निकलने की अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना। भूख लग रही हो तो कमरे के अंदर एक इंटरकॉम है, वहां से नीचे ऑर्डर दे देना। अगर तुमने कमरे से बाहर कदम रखने की हिम्मत की तो याद रखना, तुम्हारा पति नहीं बल्कि इस घर का मालिक मिलेगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे हुक्म की नाफरमानी करे। मैं बहुत परेशान होकर उसे देखने लगी कि वो मुझसे किस तरह की बात कर रहा था। मैंने चुपचाप नजरें झुका लीं और नाश्ता खाने लगी। 2-4 निवाले में ही मेरा दिल भर गया था, लेकिन अपने पति के सामने मैं एक शब्द नहीं बोल सकती थी, इसलिए चुपचाप नाश्ता निगल लिया। नाश्ता खाते ही वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरी कलाई पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो फिर ममे ही मेरा दिल भर गया था। लेकिन अपने पति के सामने मैं एक शब्द नहीं बोल सकती थी, इसीलिए चुपचाप नाश्ता निगल लिया। नाश्ता खाते ही वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरी कलाई पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो फिर मुझ पर वहीं ज़ुल्म न ढाए। लेकिन शुक्र था कि कमरे में आने के बाद वो मुझे छोड़कर बाथरूम चला गया। मैंने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया तो तौलिया लपेटे हुए था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने फौरन सिर झुका लिया। वो हंसते हुए बोला, अब क्या शर्म, हमारा तो रात में ही हर पर्दा हट गया था। मेरे गाल जल उठे। वो फिर हंसते हुए बोला, तुम शर्मा रही हो, मुझे हैरानी हो रही है। हालांकि मैंने तुम्हें रात भर अपने प्यार की बारिश में भिगोया है, फिर भी तुम्हारा यह जवाब देखकर मुझे सचमुच बहुत हैरानी हो रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी बात सुन ली। थोड़ी देर बाद वो कपड़े पहनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। सूट बूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन कोई भी उसके इस खूबसूरत चेहरे के पीछे की हकीकत को नहीं जानता था। अचानक वो मेरी गर्दन की तरफ झुका और बिना सोचे समझे उसने अपने दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए। मेरा दम निकलने वाला हो गया। मैं अचानक तड़प उठी और उसकी पीठ पर मुक्के मारे ताकि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा हो गया जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। और फर्क पड़ता भी कैसे? मैं एक नाजुक लड़की थी और वो एक मजबूत शरीर वाला आदमी था। उसकी बॉडी से ही पता चल रहा था कि वो जिम करता है। अपनी मर्जी से वो मेरे पीछे से हटा।
मेरी गर्दन का खून उसके होंठों पर लगा था। एक मुस्कान मेरी तरफ फेंककर वो बाहर चला गया। मैंने फौरन अपना खून रोका और जल्दी से बाथरूम जाकर उस जगह को धोया। न जाने यह आदमी मेरे साथ क्या करना चाहता था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठकर अब रोने लगी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपने मम्मी पापा से यह क्यों नहीं कहा कि एक बार लड़के की जांच पड़ताल कर लें। वो कैसा है, कहाँ उठता बैठता है, अमीर तो है, लेकिन उसके बारे में जांच लें। लेकिन मैं शायद लालच के हाथों मजबूर हो गई थी। मम्मी पापा के मुंह से सुनकर मैं भी हवा में उड़ने लगी थी कि वो कोठी बंगले वाला है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी आराम की जिंदगी नहीं देखी थी। मेरी भी बाकी लड़कियों की तरह यही ख्वाहिश थी कि जिस लड़के से मेरी शादी हो वो बहुत अमीर हो। लेकिन अब जब अमीर आदमी मिल गया और उसकी दरिंदगी मैंने झेली तो मेरे होश उड़ गए। मैं दिल ही दिल में बोली कि इससे तो मेरे पापा अच्छे हैं, भले ही 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खिलाते हों, लेकिन मम्मी को इतनी तकलीफ कभी नहीं देते। अमीर इंसान के साथ रहना भी बहुत मुश्किल काम है। उसकी अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं जो एक बीवी को पूरी करनी पड़ती हैं। काफ़ी देर तक मैं रोती रही। अचानक मेरे पास रखा टेलीफोन जोर जोर से बजने लगा। मैंने परेशान होकर टेलीफोन की तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे उठाऊं या नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचकर रिसीवर उठाया और कान से लगाया। तभी मेरे पति की भारी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। किस खुशी में आंसू बहाए जा रहे हैं? ऐसा क्या मैंने तुम्हारे साथ जुल्म कर दिया कि तुम ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया हूं? उसकी ऐसी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने बिना सोचे चारों तरफ नजर घुमाई। आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं रो रही हूं? मैं कुछ कहती, इससे पहले वो बोला, एक बात याद रखना लड़की, तुम पर 24 घंटे मेरी नज़र है। अगर अब मैंने तुम्हारी आंख से एक भी आंसू गिरते देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं बहुत डर गई और जी बोलकर रिसीवर रख दिया। अब तो मैं पूरी तरह सहम चुकी थी। चारों तरफ ऐसे नजरें घुमा रही थीं जैसे मैं अपने ही कमरे में किसी चोर की तरह रह रही हूं। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। एक कमरे में रहते रहते मुझे अब घुटन होने लगी थी। दोपहर के 3 बज गए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि कमरे से बाहर चली जाऊं, लेकिन मैं जानती थी कि वो आदमी मुझे किसी कीमत पर इस गलती को माफ नहीं करेगा। मुझे अब भूख भी सताने लगी थी, इसीलिए मैं अपनी जगह से उठी और सामने लगे इंटरकॉम की तरफ बढ़ी। कांपते हाथों से मैंने इंटरकॉम उठाया और कान के पास लगाया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं कुछ कहती, इससे पहले एक औरत की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। हाँ मैडम, आपका क्या ऑर्डर है? मैंने धड़कते दिल से बस इतना कहा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ला दो। कुछ पल वहां खामोशी छाई रही। फिर वही औरत की आवाज़ आई, मैडम बताइए आप क्या खाएंगी, हम अभी आपके लिए ला देंगे। मैं घबरा कर बोली, जो भी है आप मुझे ला दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। यह कहते ही मैंने इंटरकॉम रख दिया। मुझे बात करना भी नहीं आ रहा था। हमारे घर में ऐसे फ़ोन नहीं होते थे। यह घर बहुत शानदार था, लेकिन अब मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था। लगभग 10 मिनट बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौकरानी खाने की ट्रे थामे खड़ी थी। मैंने रास्ता दिया तो वो अंदर आ गई और ट्रे रखते हुए बोली, मैडम आगे से आप खाने का मेन्यू तय कर लीजिएगा। यह मैंने आपके लिए अभी हल्का फुल्का बना दिया है, और आप रात में क्या खाएंगी मुझे अभी बता दें। मैं चुपचाप उसकी तरफ बढ़ी। जब मैंने ट्रे हटाई तो उसमें कई तरह के सालन थे, साथ में चावल भी थे और रोटी भी थी। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, रात में भी यही खा लूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कहते ही मैं खाना खाने लगी। वो सिर हिलाकर कमरे से चली गई। खाना खाने के बाद अचानक मुझ पर नींद छाने लगी। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि इसका कोई हिसाब नहीं था। मैंने खाने की ट्रे आगे सरका दी। पानी गिलास में डालकर मैं बिस्तर पर लेट गई। नींद के ऐसे झोंके आ रहे थे कि मैं खुद हैरान रह गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। बिस्तर पर लेटते ही मैं कब नींद की वादियों में चली गई, मुझे खुद पता नहीं चला। मेरी आंख लगभग 2 घंटे बाद खुली, लेकिन मैं अचानक परेशान होकर उठ बैठी, क्योंकि मैं अब उस बिस्तर पर नहीं थी जहां मैं सोई थी। मैं एक अंधेरे कमरे में थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ मैंने पागलों की तरह नजरें घुमाईं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जमीन पर पड़ी थी। मैं लगातार अपने भगवान को और अपने मम्मी पापा को पुकार रही थी।
मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ सम नहीं आ रहा था। मैं फौरन चीखी, अमित, आप कहाँ हैं? मुझे यहाँ से निकालें। मेरा दम घुट रहा है। मुझे अंधेरे से हमेशा डर लगता था। मुझे लग रहा था कि अब मेरी सांस बंद हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत परेशान होकर चीख रही थी। मैंने अपने बाल भी नोचना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे सचमुच सांस नहीं आ रही थी। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अभी मेरी आंखें बंद होतीं, इससे पहले ही पूरा बेसमेंट रोशनी से भर गया। मैं जिस जगह थी वो घर का तहखाना था। मैंने घबराकर चारों तरफ नजर घुमाई। सामने दरवाजे के पास मेरे पति दरवाजे से टेक लगाए खड़े थे। मैं फौरन उनकी तरफ भागती हुई गई और बिना सोचे समझे उनके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि मैं अंधेरे में बहुत डर गई थी। उसने मेरी तरफ अपनी बाहें नहीं लपेटी। काफी देर तक अपना दिल हल्का करने के बाद मैं उससे अलग हुई तो उसके चेहरे पर डरावनी ठंडक थी। मैं कुछ कहती, इससे पहले उसने मेरे बालों को अपनी सख्त पकड़ में लिया। अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाते हुए बोला, किसकी इजाजत से तुमने नौकरों पर अपना फैसला छोड़ा? तुम्हें एक बार यह ख्याल नहीं आया कि मुझे फ़ोन करके पूछ लो कि मैं दोपहर में क्या खाऊं? उसकी सख्त आवाज़ सुनकर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। मैं कुछ कहती, इससे पहले वो और बोला, इसके बाद अब तुम मेरे ही सीने से लगकर आंसू बहा रही हो। हालांकि मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था कि मुझे तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं चाहिए। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत घबरा गई। मेरे शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था। ये कैसा सनकी इंसान था जो ऐसी बातें कर रहा था? मेरे दिमाग में अचानक सिर्फ एक ही बात आई। मैं कुछ कहती, इससे पहले उसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मैं लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। वो मुझे देखते हुए बोला, आगे से अगर तुमने अपनी जात का फैसला किसी नौकर या किसी अनजान इंसान पर छोड़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम अपनी जात का फैसला खुद भी नहीं करोगी। तुम क्या पहनोगी, क्या खाओगी, सब मैं तय करूंगा, और तुम सब चीजें मुझसे ही पूछोगी। अगर तुमने किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा और तुम्हारा शरीर कुत्ते बिल्लियों के आगे डाल दूंगा। तुम अभी अपने पति के गुस्से से वाकिफ नहीं हो। उसकी सख्त आवाज़ मुझे अजीब सी तकलीफ दे रही थी। मैं फौरन हाँ में सिर हिलाने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस कोठी से भाग जाऊं। अचानक वो मेरे करीब बैठ गया और फिर अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाते हुए बोला, अगर यह बात अब तुम्हारे दिमाग से बाहर निकली तो याद रखना पूजा, तुम्हें इंसान नहीं बल्कि जल्लाद मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने राहत की सांस ली। शाम के साए अब ढलने लगे थे। वो मुझे लेकर सीधा कमरे में आया। न जाने क्यों मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। मुझे लग रहा था कि यह आदमी एक बार फिर मुझ पर उसी तरह हावी होगा जैसे कल रात हुआ था, और एक बार फिर मुझे तकलीफ देगा। कहते हैं ना कि जब इंसान की छठी इंद्री उसे कोई संकेत दे रही होती है तो उसमें कोई न कोई वजह जरूर होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कमरे में आते ही वो मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। मेरे शरीर पर जगह जगह काटने लगा। मैं दर्द से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे मेरी आवाज़ अंदर ही कहीं दब गई। वो मुझे अपनी बाहों में भरकर सीधा बिस्तर पर लाया और फिर एक जंगली जानवर की तरह मुझे नोचना शुरू कर दिया। कहने को वो मेरा पति था, उसकी इज्जत थी, लेकिन उसने मुझे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और मेरी जात को तार तार कर दिया। काफ़ी देर तक मुझे इस्तेमाल करने के बाद वो मुझसे अलग हुआ। मुझ में अब बिल्कुल जान नहीं बची थी। मैं पूरी तरह टूटकर एक तरफ पड़ गई। मेरा दिल रो रहा था। आंसू आंखों से निकल निकलकर शायद सूख गए थे। सिर्फ 2 रातों में ही इस आदमी ने मेरी जान हलकान कर दी थी। आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, यह सोचकर ही मेरी जान हवा होने लगी थी। वो रात मेरे लिए और भी तकलीफ भरी थी। पहली रात को मुझे कम तकलीफ हुई थी, लेकिन इस रात उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। सुबह की पहली किरण पर मेरी आंख खुल गई, लेकिन शरीर में इतना दर्द था कि मैं 1 इंच भी नहीं हिल पाई। इसलिए बेजान हालत में वहीं पड़ी रही। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए यह भी एक तकलीफ वाली हरकत बन जाएगी। कुछ पल बाद उसने मुझे अचानक अपने करीब खींचा। मैंने परेशान होकर उसकी तरफ देखा तो उसने मेरा चेहरा अपनी सख्त हथेलियों में जकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें चाहिए कि तुम जल्दी से उठो और अपने पति के लिए कपड़े निकालो।
लेकिन तुम हो कि ऐसे ही पड़ी हुई हो। मेरा दिल चाह रहा था कि इस आदमी को झकझोर दूं और कहूं कि जो नियम तुमने बनाए हैं पहले मुझे उनके बारे में बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ आगे की जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस आदमी के सामने एक शब्द भी बोल सकूं। मैंने घबराकर हाँ में सिर हिलाया और उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे दोनों बाजुओं को जकड़ लिया और एक बार फिर मुझ पर झुकते हुए बोला, क्या मैंने अभी तुम्हें उठने के लिए कहा है? वो क्या करने वाला था, क्या चाहता था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आदमी एक पहेली था जिसे सुलझाना मेरे बस से बाहर था। वो मुझे देखते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो जब तक मैं न कहूं, अपनी जगह से हिलना भी मत। वो शायद मुझे अपने हुक्म पर चलाना चाहता था, लेकिन मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं, जिंदा इंसान, जिसके सीने में दिल है और उस दिल में कुछ एहसास हैं जो एक औरत अपने मर्द के लिए रखती है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि अगर मैं एक शब्द भी बोलती तो यह आदमी मुझे शायद जिंदा न छोड़ता। काफी देर तक वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ कर लेटा रहा और शायद अब उसे एहसास हो गया था कि सचमुच काफी देर हो चुकी है। तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुझे देखते हुए बोला, मैं नहाने जा रहा हूं, तुम मेरे कपड़े तैयार करो, काले रंग का ड्रेस निकालना। यह कहकर वो रुका नहीं और बाथरूम चला गया। मैं फौरन अपनी जगह से उठने लगी तो मुझे अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि जिस तरह उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटका था, मेरी कमर में शायद चोट लग गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खड़े होकर अलमारी तक का रास्ता तय किया और जल्दी से उसके लिए कपड़े निकालकर ड्रेसिंग रूम में रख दिए, क्योंकि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं था कि इस गलती पर भी वो मेरी जान गले से बाहर निकाल ले। मैं अब सोफे पर बैठ गई। दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो हमेशा की तरह तौलिया लपेटकर बाहर आया। मैंने उसकी तरफ एक नज़र डाली और सिर झुकाकर बोली, अमित, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दर्द से मेरी जान निकल रही है। मेरा लहजा अचानक कांप गया। उसने बिना सोचे मेरी तरफ देखा और सवाल करते हुए बोला, क्या हुआ? मैं फौरन बोली, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी जान निकल रही है अमित, मुझे सचमुच शायद चलने की वजह से और परेशानी हो रही है। उसने एक नज़र मेरे शरीर पर डाली और फिर सीधा ड्रेसिंग रूम चला गया। कपड़े बदल कर आया तो उसके हाथ में अब एक चादर थी। वो चादर मेरी तरफ लपेटते हुए उसने मुझे अचानक अपनी बाहों में उठा लिया। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। वहां तुम्हारी मालिश वगैरह होगी तो तुम बेहतर महसूस करोगी। एक पल के लिए मुझे हैरानी हुई कि यह आदमी, जो मुझे कमरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता था, अपनी मर्जी से मुझे हर हुक्म देता था, वो मुझे घर से बाहर ले जा रहा था। मैं हैरानी से उसकी हर हरकत को देख रही थी। वो मुझे लेकर सीधा पोर्च में आया और अपनी गाड़ी की आगे वाली सीट पर बिठाते हुए बोला, डॉक्टर को घर भी बुला सकता था, लेकिन मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हें क्लिनिक छोड़कर सीधा ऑफिस जाऊंगा। अपना चेकअप वगैरह करवाकर तुम वहीं बैठी रहना। लगभग 1 घंटे बाद मैं वापस आकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मैंने सिर को हल्का सा हिलाया। थोड़ी दूरी के बाद वो मुझे लेकर एक हॉस्पिटल पहुंचा और एक नर्स को कुछ पैसे देते हुए बोला, इसे ध्यान से डॉक्टर राजेश के पास ले जाओ। उस नर्स ने मेरे शरीर पर एक नज़र डाली। मेरे चेहरे पर उसकी दरिंदगी के निशान थे। मैंने सिर झुकाया हुआ था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे डॉक्टर राजेश की तरफ ले गई। वो धीमी आवाज में बोली, आप ठीक हैं? मैंने सिर को हल्का सा हिलाया तो वो मेरी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अगर और सहारे की जरूरत हो तो मैं व्हीलचेयर मंगवाऊं? मैंने सिर ना में हिलाया और थकी हुई आवाज में बोली, प्लीज मुझे डॉक्टर राजेश के पास ले चलो, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, पीठ में बहुत दर्द है। वो मुझे लेकर सीधा एक केबिन के पास आई और दरवाजे पर खटखटाकर मुझे अंदर ले गई। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी, मैं हैरानी से सामने बैठे शख्स को देखने लगी, क्योंकि वो शख्स बिल्कुल मेरे पति की शक्ल का था। मैं हैरान हो गई। मैंने एक नज़र उस नर्स को देखा और दूसरी नज़र उस डॉक्टर को देखा, जो मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरी तरफ आया, मरा हाथ पकड़कर, बाला, भाभी, मैं आपका देवर हूं। उसने नर्स से कहा, तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। वो बोलकर मुझे बहुत ध्यान से कुर्सी पर बिठा चुका था।
मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि यह शख्स ही मेरा पति है, बस नाटक कर रहा है। लेकिन एक बात उसमें अलग थी, उसके हाथ पर टैटू नहीं था, जबकि मेरे पति के हाथ पर टैटू था। इसी वजह से मैं थोड़ा सुकून महसूस कर पाई। वो मुझे देखते हुए बोला, क्या हुआ, आपके चेहरे पर यह निशान कैसे हैं? लेकिन अचानक वो बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि उसकी नज़र मेरी गर्दन पर भी चली गई थी। वो नज़रें चुराते हुए बोला, आपने उनसे शादी क्यों की? उसके अचानक सवाल पर मैंने बिना सोचे उसकी तरफ देखा। कहने को वो उसका भाई था, फिर भी वो मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहा था? मैं कुछ कहती, इससे पहले वो बोला, आपको भाई की हकीकत मालूम है? मैंने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप उसे देखने लगी कि वो क्या पूछ रहा है। वो और कुछ कहता, इससे पहले मैं बोली, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। ये सवाल करके आप मेरे वक्त के सिवा कुछ नहीं बर्बाद कर रहे। प्लीज़ मेरा इलाज कर दें। मेरी बात सुनकर उसने सिर को हल्का सा हिलाया और अचानक एक महिला डॉक्टर को अपने कमरे में बुला लिया। उस महिला डॉक्टर ने भी मुझे एक नज़र देखा और फिर मुझे अंदर ले गई। मुझे उल्टा लिटाकर वो धीरे धीरे मेरी कमर पर कोई मरहम लगाने लगी। वो अचानक बोली, जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने सिरनामे हिलाया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पति की भाभी, यानी उसके छोटे भाई की बीवी और तुम्हारी देवरानी। हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। यानी मेरे पति ने मुझे अपने ही घरवालों के पास भेजा था। इसीलिए मैं कोई भी बेकार की बात नहीं करना चाहती थी, जिससे मेरी जिंदगी मुश्किल में आए। वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए अचानक बोली, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी शादी ऐसे इंसान से हो गई, लेकिन तुम नादान हो। तुम्हें उनके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे तुमने अपनी जिंदगी को इतने बड़े नर्क में झोंक दिया? तुम्हें मालूम है, जिस इंसान से तुमने शादी की, उसके साथ रहते हुए तुम्हें अपनी जिंदगी का भरोसा भी नहीं रखना चाहिए। ये दर्द तो बहुत छोटी बात है मेरी जान। अब तुम अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। जब तक जिंदा हो तब तक अपने लिए लड़ो। कब तक तुम इस तरह बेइज्जत होकर यहाँ आओगी? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बिना सोचे बोली, आपका मतलब क्या है? कौन मुझे मारेगा? और आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लगीं और चुभी भी, इसलिए मैं फौरन बोली। वो मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और सिर न में हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं बस यूं ही बोल रही थी। बस अपना ख्याल रखना, और कभी भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ दरिंदगी करने की कोशिश करे तो हिम्मत से उसका सामना करना, ऐसे खुद को उसके हवाले करके उसे अपनी मनमानी नहीं करने देना। यह कहकर वो मुझे बाहर ले आई। डॉक्टर राजेश भी चुपचाप मुझे ही देख रहे थे। मैं अब थक चुकी थी। जब वो दोनों मुझसे इतनी हमदर्दी दिखा रहे थे तो मेरा भी हक बनता था कि मैं उनसे पूछें कि वो बोलना क्या चाहते हैं। मैं डॉक्टर राजेश की तरफ देखते हुए बोली, आपके भाई को आने में आधा घंटा है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनी छोटी बहन या अपना मरीज समझकर सच सच बताएंगे? मेरी बात सुनकर डॉक्टर राजेश ने अपनी चश्मे की आंखों से मुझे देखा और सिर हिलाते हुए बोला, बोलो, क्या बात है? कुछ पल मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि अगर इस शख्स ने मेरे पति को इन बातों के बारे में बता दिया तो वो मेरी जान ले लेगा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। सिर्फ अपना फैसला मैंने एक नौकरानी पर छोड़ा था तो उसने मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और फिर सारी रात मुझे तकलीफ दी। और अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसके भाई से ऐसे सवाल किए हैं तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़गा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपका भाई बहुत अजीब हरकतें करता है। दांतों से काटकर खून निकालता है और उसे चाटने लगता है। अजीब सी बेकार हरकतें करता है। अगर मैं उसके खिलाफ जरा सा भी कुछ करूं या अपनी जात के लिए अपनी मर्जी से कोई काम करूं तो वो जानवर बन जाता है। यह सब माजरा क्या है? वो ऐसा बर्ताव क्यों करता है? क्या उसके अतीत में कोई दर्द छिपा है या कोई और बात है? मेरी बात सुनकर डॉक्टर राजेश खामोश हो गए। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। अचानक उसकी बीवी बोली, जब तुमने यह शादी की थी, क्या तुम्हारे घरवालों ने तुम्हारे पति के बारे में जांच पड़ताल की थी? उसकी हवेली में जाकर पता किया था कि यह कैसा इंसान है, या फिर उसके ऑफिस में पता करवाया था? मैंने सिर ना में हिलाया। वो मुझे देखते हुए और बोली, यह शादी कितने वक्त में हुई? मतलब तुम और वो कितने दिनों में एक दूसरे के हुए? यह रिश्ता कितने दिन तक चला? मैं फौरन बोली, सिर्फ 1 हफ्ता। मम्मी और पापा एक दिन घर आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक बड़ी हवेली से रिश्ता आया है और हमने हाँ कर दी है। मुझे नहीं मालूम कि मम्मी पापा ने उनके बारे में जांच पड़ताल की थी या नहीं,
मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है। मैं और कुछ कहती, इससे पहले जो बात राजेश ने कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी जगह से बिना सोचे खड़ी हो गई और उसे हैरानी से देखने लगी। वो मुझे देखते हुए बोला, यही लालच इंसान को हमेशा डुबोता है। कहने को मेरे भाई के पास बहुत दौलत है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे अपनी बड़ी कोठी में रखेगा, मुझे अपने कारोबार में भी हिस्सा देगा। लेकिन मैं उसका साथ नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी भी यह रूप अपना सकता है। तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद तुम्हें नर्क में धकेला है, अब तुम्हें सारी जिंदगी उसके साथ ही गुजारनी पड़ेगी और यह सब तकलीफें सहनी पड़ेंगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बिना सोचे बोली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ है, आप मजाक कर रहे हैं। मैं अपनी जगह से बिना सोचे खड़ी हो गई। दर्द को तो जैसे मैं अब भूल ही गई थी। डॉक्टर राजेश का कहना था, तुम्हारा पति इंसान नहीं है, बल्कि वो एक आदमखोर है, जो लड़कियों को अपनी जिंदगी में शामिल करता है और फिर उनका खून निकाल निकाल कर उन्हें मार देता है। उसे जो चीज़ पसंद आती है और जो खून अच्छा लगता है वो उसका हो जाता है। कई इंसान आज भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो आदमखोर हैं, जो इंसानी गोश्त और इंसानी खून पीना पसंद करते हैं, और उनमें से ही अमित भी है। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी यह आदत तो मुझे पता चल चुकी थी। जिस तरह वो मुझ पर दांत गाड़ता था और फिर निकला हुआ खून चाटना शुरू कर देता था, यह कोई झूठी बात नहीं थी। मैं डॉक्टर राजेश और उसकी बीवी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कर दें। शायद ऊपर वाले ने ही मुझे आप दोनों से मिलाया है, ताकि मैं इस नर्क से आज़ाद हो सकूं। मेरी शादी को सिर्फ कुछ दिन हुए हैं और उसने इन कुछ दिनों में ही मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मुझे उसके साथ नहीं रहना। तभी मेरी देवरानी बोली, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, वो शख्स तुम्हें नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हें वो खत्म नहीं कर देता। हम सब जानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास ताकत है, पैसा है। अगर हमने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी की तो वो हम दोनों का डॉक्टरी लाइसेंस छीन लेगा, हमारी नौकरी चली जाएगी और वो ऐसा इल्ज़ाम हम पर लगाएगा कि हम जेल चले जाएंगे। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैं डॉक्टर राजेश को देखते हुए बोली, आप कुछ भी करके मुझे बस उसके घर से निकाल दें, मैं सब सह लूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप लोगों का नाम तक नहीं आएगा, बस मेरी मदद कर दें। मेरी बात सुनकर डॉक्टर राजेश कुछ पल खामोश रहे और फिर अचानक बोले, यहाँ से दूर जाना होगा, किसी दूसरे शहर में, जहाँ वो तुम्हें ढूंढ न सके। अगर तुम उसे इसी शहर में मिल गईं तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा दिल बहुत घबरा गया। मैं बहुत छोटी उम्र की थी। मेरे मम्मी पापा भी भोले भाले थे। बेटी को खुश रखने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेटी को खुश रखने के चक्कर में वो बेटी को मार डालेंगे। उन्होंने मुझे एक बेहतरीन प्लान समझा दिया। उनका कहना था, तुम अभी फ़िलहाल अमित के साथ जाओ, 1-2 दिन उसके साथ गुजारो, और फिर जैसे ही रात को वो गहरी नींद में सो जाए, तब तुम घर के पीछे वाले हिस्से से निकलकर गली के आखिरी हिस्से पर आ जाना। मेरी गाड़ी तुम्हें वहां से ले लेगी। मैं हैरान भी थी कि यह शख्स मेरी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन जब मैंने ऐसा ही किया और उसकी नज़रों से बचते हुए मैं नीचे आई, तो सामने सचमुच उसकी गाड़ी खड़ी थी। मैं जल्दी से उस गाड़ी में बैठ गई। एक बात थी, अमित जब सो जाता था तो उसे उठाना बहुत मुश्किल था। शायद वो मेरी जान निकालकर खुद सुकून में चला जाता था। उस गाड़ी में बैठकर मैं कश्मीर की तरफ रवाना हो गई। मैं जानती थी कि यह शख्स वहां मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। वो एक बहुत खूबसूरत और बड़ा शहर है, जहां मेरा मिलना उसके बस से बाहर था। और फिर ऐसा ही हुआ। वहां जाकर मैं एक गरीब इलाके में बस गई। शुरू में मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब मैं सुकून के साथ रह रही हूँ। मैं बस ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि कभी किसी बेटी के साथ ऐसा हादसा न हो, कभी किसी बेटी को ऐसी तकलीफ न आए, क्योंकि कोई भी बेटी इतनी तकलीफ सह नहीं सकती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।